फौजिया नासिर, साइम, कैमरास ऑन करें। अजीमा नूर, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। Okay, sir. Assalamu alaikum, sir. My name is Azima Noor, and basically I am from Rawalpindi. I have recently done my graduation in business administration from Merit Agriculture University, and right now I'm preparing for the CSS exams for 2023. All right. और आपने कब कंप्लीट किया अपनी ग्रेजुएशन? Sir, recently back in February. CGPA क्या रहा है आपका? Sir, अभी मैंने अपनी मतलब वो DMC दी हुई है, लेकिन approximately that is 3.8 something. 3.8. That is a lot. अच्छा, और आप ऑनलाइन ही बस क्लासेस में आएंगी, यानी आप मुल्तान में नहीं है, यू आर इन रावलपिंडी? Yes, sir. ठीक हो गया। ऑलराइट, चलो आप एंड व्हाट मेड यू थिंक ऑफ CSS? सर, मेरे जो फादर हैं उन्होंने भी जो है ट्राई की थी जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो ही कुडंट मेक इट ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज। देन मेरी सिस्टर ने भी CSS करने की कोशिश की थी, बट शी गॉट मैरिड और अब मैं CSS की तैयारी कर रही हूँ। तो बेटा, ये तो कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में हमने सुना था कि वो जनरेशंस का अनफिनिश्ड एजेंडा उसको कहते हैं। आपने CSS को भी वही बना लिया? सर, मेरा एम है कि मैंने इसको कंप्लीट करना है। बहुत अच्छा है, और इसी तरह होना चाहिए। जब आप किसी भी चीज का जहन बनाए तो उसका दिल भी बनाना चाहिए, सिर्फ जहन नहीं बनाना होता, और होल हार्टेडली उसे परस्यू करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे फॉर द रॉन्ग रीजंस आते हैं, सर एक ट्राई दे के देख लेते हैं क्या बनता है, दिस इज द रॉन्ग रीजन। इस वजह से उनकी ट्राई कभी भी मैच्योर नहीं होती है। तो आप पूरी एफर्ट के साथ करेंगी। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग? कितना अरसा हो गया है? सर, मुझे लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे किप्स एकेडमी है, तो उसमें मैंने क्लासेस अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी अटेंड करती रही। तो अब मेरी कंप्लीट हुई है यूनिवर्सिटी, तो अब मैं अपना फोकस कंप्लीटली इस पे रख रही हूँ। और मुल्तान की सुपीरियर एकेडमी से आपका कैसे ताल्लुक हुआ? सर, मुझे कल ही वकास अंजुम ने गाइड किया था कि आप सर उमर की क्लास जरूर लीजिएगा, तो उन्होंने मुझे ये कल ऐड किया था। ऑलराइट, चलो जी, ठीक है। और मुझे फौजिया नासिर, आप ने अभी तक कैमरा भी ऑन नहीं किया, अपना इंट्रोडक्शन करा दो। अगर नई हो तो, मेरी क्लास में आज पहली दफा आई हो, तो अपना इंट्रोडक्शन कराओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैं आपकी 3-4 क्लासेस ले चुकी हूँ, नई नहीं हूँ मैं, एक्चुअली कहीं गई हुई हूँ, तो इन्वायरमेंट ऐसा है कि बस मैं एंट्री क्वालिफिकेशन क्या कानून है? लगा के। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है फौजिया? सर, मैंने MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया BCU से, और मैं MEPCO में जॉब करती हूँ, मैंने आपको बताया। अच्छा, MEPCO में आप सर, जॉब करती है? मैंने जी सर, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम BCU। ऑलराइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो शाबाश, म्यूट कर लो। ऑलराइट जी, एक बोरिंग टॉपिक चल रहा है, हम उसे खत्म करना चाहते हैं, है ना आयशा? पढ़ के आइयो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुझे कह रहे हैं? वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा, आप ही एक आयशा हो? जी सर। सर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो टॉपिक है हमारा, और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अपने जो इकोनॉमिक हिस्ट्री उसके बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान जब 1947 में जब उसको आज़ादी मिल गया, तो उसके बाद जो है
जो मतलब पहले हमारा जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। और फिर उसके बाद जो है और हमारा जो 49 से 50 तक जो 53.2% जो था एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता था। और इस 50 की डिकेड के अंदर हम लोगों की इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी ऑफ ट्रांजिशन की तरफ आई, मतलब कि हम लोगों ने इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करना जो है वो शुरू किया। और इसके लिए हम लोगों ने 50s में ये किया था कि जो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी हम लोगों ने मतलब बाकी जो वो जो इम्पोर्ट थी वो बंद कर दी थी, ताकि हमारा जो अपना इंडस्ट्री है वो एक्सपेंड कर सके अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद हम लोगों को एंड ऑफ 50 में चलो एग्रीकल्चर यहाँ रुको और ये बताओ कि अभी हमने लास्ट किया था 90s की डेकेड का किया था, उसके कोई फीचर्स बताओ, आपने कौन से नोट किए थे? सर 90s की डिकेड के सर एक्चुअली ना मैं लास्ट क्लास में नहीं थी, मैंने यूट्यूब पे लास्ट आपका में नहीं लेक्चर किया। लिया था। बस ना वो जो यूट्यूब पे ना जो 90s का था ना वो मिस हो गया था, यानी कि वो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन मैंने खुद ठीक से है, किया, मैं आपको वो बता देती हूँ। चलो बताओ। अच्छा, ये 1990 में जो है हमारा जो इकोनॉमी का सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था। इसमें हमारा इन्फ्लेशन जो था वो 1999 की बात है तो 5.7% था, और जो जीडीपी था इट वाज 4.2%। और इसके अलावा हमारे पास 4 मेन फैक्टर्स जो हमारे पास आ रहे हैं दैट कैन बी पुट फॉरवर्ड एज डिटरमिन परफॉर्मेंस इन 1990। वो थे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी हमारे पास, and frequent changes in government में that followed by the reversal of decision taken by preceding government created an environment of uncertainty। और फिर उसके बाद हमारे पास 1998 का इसमें आ जाता है कि जब हम लोगों का न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी तो उसके जो सैंक्शंस वगैरह थे इम्पोज थे इकोनॉमिक सैंक्शंस, वो भी एक चीज आ जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू टेक टाइमली हार्ड डिसीजंस जो है, ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। चलो गुड, ठीक है। इसमें हम एक डेट क्राइसिस, DEBT, डेट क्राइसिस का एक पॉइंट हमने ऐड किया था कि जब ये डेकेड खत्म हो रही थी 1998-99 में, हमारा डेट जो है, पब्लिक डेट, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के हुआ करते हैं, पब्लिक डेट जो है वो इट हैज grown to be bigger than our GDP, यानी पब्लिक डेट ओवर जीडीपी रेशो जो है वो 102% हो गई थी। मतलब क्या है कि जीडीपी अगर हमारा 100 रुपए का था, अगर जीडीपी 100 रुपए का है तो उसके ऊपर जो डेट था हमारी स्टेट के ऊपर वो 102 रुपए हो चुका हुआ था। तो दिस वाज अ सीरियस डेट क्राइसिस। और इसके साथ जब 1998 में हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, तो प्रैक्टिकली वी वर अप्रोचिंग, वी वर लुकिंग एट अ डिफॉल्ट, कि वी वर अबाउट टू डिफॉल्ट ऑन आवर पेमेंट्स। 2000s में 1999 की डेकेड खत्म होती है तो उस वक्त हमारे पास एक और निजात दहिंदा हमारे मुल्क में आ चुका हुआ था, और एक इस दफा जो नाइट इन शाइनिंग आर्मर था, उसने अपने आप को चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री था। मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ, जब उसने 99 में टेक ओवर किया, वहां से अब जो इकोनॉमी की कहानी है 9 साल वो रहे, 1999 से लेके 2008 तक वो 9 साल रहा, और उन 9 years में हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स क्या हुआ करते हैं? जीडीपी इज अ मैक्रो इंडिकेटर, ये इंप्रूव होना शुरू हो गए। इससे पहले भी जो बच्चे मेरे साथ पिछली दोनों क्लासेस में रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हम जनरल अयूब का टाइम था 60s की गोल्डन डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, या जनरल ज़िया का 80s था, या जनरल मुशर्रफ की फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी थी,
इन तीनों में हम देखते हैं कि जीडीपी ग्रो काफी हाई रेट पे कर रहा था। जीडीपी ग्रोथ रेट हाई था, और उसकी वजह जो गोल्डन डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है उसमें तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, लेकिन उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिविडेंड्स, उसका फ्रूट, वो इतना ज्यादा इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि 22 फैमिलीज क्रिएट हुई, और हमारे जो बिगर wing of the country tha, the eastern wing, it broke away as soon as that decade of development ended. It resulted in the dismemberment of the country, क्योंकि sense of alienation or sense of exploitation in the eastern wing बहुत ज्यादा थी। जो दूसरा जनरल था, जनरल ज़िया, उसके डेकेड में फिर ग्रोथ रेट अच्छा नजर आ रहा था, बट कुछ फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे कि देयर वाज नो रियल इकोनॉमिक फाउंडेशन। हमारा जो ग्रोथ रेट था, हमारी इकोनॉमी ग्रो इसलिए कर रही थी कि वी वर पार्ट ऑफ बिग पावर प्रॉक्सी वॉर। हम प्रॉक्सी थे, अमेरिका की प्रॉक्सी थे, एंड वी वर फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ अमेरिका अगेंस्ट इन अफगानिस्तान, और उसके लिए हमें मिलिट्री एड आ रही थी। मिलिट्री एड के साथ वी वर इन्वॉल्व्ड or we indulged in some activities which were not very desirable. We were selling weapons in the global black market. We were enjoying or exploiting our geographic location. We were exploiting our geographic location on the trade route of opium and Kalashnikov. Kalashnikov वो असलहा जो सोवियत ट्रूप्स से लिया जा रहा था, उसको भी इंटरनेशनल मार्केट में, ब्लैक मार्केट में फैलाने में हमारा मुल्क उस ट्रेड रूट पे मौजूद था, जो ओपियम की ट्रेड और असलहे की ट्रेड में बहुत सेंट्रल पोजीशन एक्वायर कर चुका हुआ था। तो दीज वर द रीजंस जिनके बायस हमारा ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 80s वो बड़ा अच्छा रहा। अब तीसरी डेकेड आती है, जहां पर जो 2000s की डेकेड है, इसमें 2004-2005 तक हमारा ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा रहा। इनफैक्ट 2004 से 2005 तक 2004 से 2005 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ थी, वो 8.6% थी। 2004 से 2005 में हमारी इकोनॉमी ग्रू एट द रेट ऑफ 8.6%। लेकिन उसके बाद 2006 से ऑनवर्ड्स एक स्लो डाउन हमें नजर आता है। स्लो डाउन और हाई इन्फ्लेशन। स्लो डाउन इसलिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आना शुरू हो गया था, जो 2007-2008 में एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की सूरत में नमूदार हुआ। जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी है, वो हमारी इकोनॉमी में 2006 ऑनवर्ड्स नजर आना शुरू हो गया था कि our economy wasn't growing at the rate at which it was growing during the first 5 years of this century. हाई, और वो जो हमें इकोनॉमी का स्लोइंग डाउन था,
उसमें हमें हाई इन्फ्लेशन नजर आ रही थी, एनर्जी क्राइसिस नजर आ, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन डिटीरियरेट हो रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले दो टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं, एक हाई इन्फ्लेशन, दूसरी कोई इतनी टेक्निकल टर्म नहीं है, इकोनॉमिक टर्म नहीं है, एनर्जी क्राइसिस, और तीसरी इज डिटीरियरेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें जो पहली टर्म है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब टमाटर जो है 50 से 200 रुपए हो जाए, वो इन्फ्लेशन है। लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में इन्फ्लेशन, मैंने जो बच्चे पहले मेरी क्लास में बैठे रहे हैं उन्हें मैंने बताया, कोई मुझे बताना चाहेगा इकोनॉमिक टर्म्स में इन्फ्लेशन को डिफाइन किया था? हिरा? My internet connection is not stable. That's why I have turned my camera off. ओके बेटा। Inflation is too much money in pursuit of few goods. शाबाश। तो a lot of money in pursuit of too few goods. A lot of money in pursuit of few goods, यानी खरीदने के की चीजें कम हैं और पैसा जो उसे खरीदने के लिए है वो ज्यादा है। अब हिरा, आप मुझे आप ही बताओ कि इसमें दो साइड्स इस डेफिनेशन में
असद मेरी आवाज आ रही है? रेज योर हैंड। चलो भाई जल्दी से कैमरास ऑन करो। हिरा, हम आपसे बात कर रहे थे, आपने बताई इसकी डेफिनेशन जो बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा था इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई। ये जो डेफिनेशन है इसको डिमांड और सप्लाई के कंपोनेंट्स के लिहाज से थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी? यस सर। सर डिमांड से ये होता है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो तब भी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चीज की लोगों की तरफ से डिमांड जब ज्यादा हो रही होती है तो उस चीज की ऑटोमेटिकली प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। एंड सेकंड थिंग इज सप्लाई। जब सप्लाई चेन स्लो होती है, पीछे से सप्लाई कम होती है, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तभी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइस के डिटर्मिनेंट दो हुआ करते हैं, डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड किसी कमोडिटी की ज्यादा होगी तो उस कमोडिटी में नखरा आ जाएगा और उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह किसी कमोडिटी की सप्लाई कम होगी तो भी उस कमोडिटी की कीमत बढ़ जाएगी। प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय दीज टू फैक्टर्स, दीज टू फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। हिरा, अब आप ये बताइए कि इस डेफिनेशन के लिहाज से ये दो फोर्सेस कैसे एक्सप्लेन हो रही हैं? डिमांड में अ लॉट ऑफ मनी आ जाता है और शाबाश। सप्लाई में देखो अभी डेफिनेशन में हिरा ने ये कहा था कि अ लॉट ऑफ मनी इन परस्यूट ऑफ वेरी फ्यू गुड्स। अ लॉट ऑफ मनी का मतलब है कि चीजें खरीदने की ख्वाहिश, चीजें खरीदने की इस्तात, चीजें खरीदने की एबिलिटी यानी डिमांड मार्केट में मौजूद है। अ लॉट ऑफ मनी मींस अ हाई डिमांड। ठीक, और दूसरा बताओ। और सर सप्लाई में आ जाता है इन परस्यूट ऑफ टू फ्यू गुड्स। और इसका मतलब है गुड्स जो कमोडिटीज हैं वो मार्केट में कम सप्लाई हो रही है। दोनों ही फैक्टर्स, एक्चुअली दिस इज एन इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, जहां पर दोनों फैक्टर्स एक्सप्लेन हो रहे हैं। डिमांड का फैक्टर भी एक्सप्लेन हो रहा है और सप्लाई का फैक्टर भी एक्सप्लेन हो रहा है। डिमांड का फैक्टर ऐसे कि अ लॉट ऑफ मनी इज इन सर्कुलेशन, बता रहा है मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, वो बता रहा है। अ लॉट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज डिमांडिंग अ लॉट ऑफ कमोडिटीज। लेकिन कमोडिटीज वाली साइड पे क्या है? इन परस्यूट ऑफ टू फ्यू गुड्स, वेरी फ्यू गुड्स आर बीइंग परस्यूड, दे आर वेरी फ्यू गुड्स आर अवेलेबल टू बी परस्यूड। तो इसका मतलब है कि तो हाई इन्फ्लेशन को ये हिरा ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हिरा, आपकी क्वालिफिकेशन मुझे बताओ क्या है? सर आई डिड बीएस इन इंग्लिश फ्रॉम बहाउद्दीन ज़किया शाबाश, यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। चलो, तो पूरे मार्क्स हैं आपके, आपने हमें हेल्प आउट किया। आगे चलते हैं जी। अब है, मैंने कहा था डिटीरियरेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। ये हमें 2000s में, स्पेशली 2004-5 के बाद इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, एनर्जी क्राइसिस आ रहा था और बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन गड़बड़ हो रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसके दो कंपोनेंट्स हुआ करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज करंट अकाउंट एंड द अदर इज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स हुआ करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हम आज फोकस करेंगे सिर्फ करंट अकाउंट पे, क्योंकि जो हमारी ये आउटगोइंग पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इसने करंट अकाउंट पे अपनी परफॉर्मेंस को बहुत हाईलाइट किया कि इन्होंने करंट अकाउंट की पोजीशन इंप्रूव कर दी थी। तो हम यहां तक आएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटीरियरेट हो रहा था, उसमें करंट अकाउंट डिटीरियरेट हो रहा था। कैपिटल अकाउंट भी है लेकिन हम करंट अकाउंट पे फोकस करते हैं। तो करंट अकाउंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कोई बच्चा बताएगा मुझे करंट अकाउंट की क्या कंपोनेंट्स होते हैं?
जी हमजा। करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डेफिसिट, मतलब ट्रेड अकाउंट होता है, और दूसरा होता है रेमिटेंसेस। हाँ, इसमें रेमिटेंसेस भी होती हैं। एक पहले है ट्रेड अकाउंट, यस। दूसरे नंबर पर है पेमेंट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। हमारे मुल्क में आके जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और जो वो पेमेंट्स हमारी इकोनॉमी से निकाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर है हमारे गुड्स और सर्विसेज या हमारे इन्वेस्टर्स ने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो इन्वेस्टमेंट या पेमेंट वापस लेकर आ रहे हैं, जो पेमेंट मुल्क में वापस आ रही है, ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर फॉरेन एड है। फॉरेन एड है। एड और लोन में क्या फर्क होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? फरिया बताएंगी कि एड और लोन में क्या फर्क होता है? इतना तो आइडिया नहीं है इसका, लेकिन तुक्का मारो मेरा बच्चा, तुक्का मारो। एड और लोन सर, देखो एड वो होती है कि एड वो होती है कि जो हमें अपनी मतलब किसी भी क्या कहते हैं सीरियस कंडीशन में या सीरियस सिचुएशन है उस वक्त दी जाती है, और वो ये होता है कि वो वापस ना भी नहीं, अगर ना भी करें तो वो नहीं माफ हो करनी जाती है। नहीं, वो नहीं करनी वापस होती। नहीं करनी होती, वो वापस नहीं अच्छा करनी होती, वो एड है। हमें अच्छा ठीक है। उसके लिए जो कोविड को फाइट करने के लिए हमें जी सर, वैक्सीन्स की एड मिली थी। हमने उन बिल्कुल वैक्सीन्स ऐसे के ही है। पैसे नहीं देने थे, ठीक है, वो एड मिली ठीक थी। है, और लोन क्या ठीक, हुआ करता है? लोन तो आपने वापस करना है, और न सिर्फ वापस वापस करना करना होता होता है है। बल्कि इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। तो ये वाली जो होती हैं ये वो पेमेंट्स हैं, ठीक है। आप तो देखो एक और हमारे तो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स तुक्के मार रहे हैं, तो फरिया अगर तुक्का मारेगी तो वो कैसे गलत हो सकता है? ठीक है। सही सर, तो ठीक हो गया। ये जो है क्या कंपोनेंट्स मैंने बताए? नंबर 1 इज ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा होंगी तो ट्रेड अकाउंट सरप्लस होगा, अगर इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी तो ट्रेड अकाउंट विल बी इन अ डेफिसिट। तो पहला है ट्रेड अकाउंट। दूसरे नंबर पर है पेमेंट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। हमारे मुल्क से जो फॉरेन इन्वेस्टर पेमेंट्स बाहर ले जाते हैं, ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को जो पेमेंट्स मिलती हैं बाहर के मुल्कों में, और वो हम वापस अपने मुल्क में लेके आते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स या हमारे इन्वेस्टर्स ब्रिंगिंग पेमेंट्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, ब्रिंगिंग दोज पेमेंट्स बैक होम, ये तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आता है फॉरेन एड, जो हमें फरिया ने बताया कि ये वो होता है जो हमने वापस नहीं करना होता, किसी स्पेसिफिक पिक्यूलियर कंडीशन या हार्डशिप की वजह से या कैटास्ट्रफी की सूरत में दी जाती है। और फाइनल इज द रेमिटेंसेस, जो हमजा ने जिक्र किया था। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? हमारी वर्क फोर्स जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रहे होते हैं, वहां से जब वो अर्न करके मुल्क के अंदर वापस भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। जी अब्दुल राज़िक।
सर ये फॉरेन रेमिटेंस का कल मैं पढ़ रहा था उसमें न्यूज़पेपर में, तो इसकी क्या मानी है सर? ये पूछना। यही मानी है फॉरेन रेमिटेंसेस, जो फॉरेनर्स जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी जाके बसे होते हैं, आबाद हुए होते हैं, वहां काम करते हैं, और फिर वहां से जो पैसे घर वापस भेज रहे होते हैं उसको फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। यही इसी का मैं जिक्र कर रहा था। एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट में है। इस ओके फॉरेन सर, थैंक यू रेमिटेंस सर। को भी, जी वेलकम, इस फॉरेन रेमिटेंस को भी मुल्कों ने वापस नहीं करना होता कि जी ये अब इसने अपने घर भेज दिया, अभी हमें इसको ये वापस जरूर करना है। जी असद, आप क्या कहना चाहते हो? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होती हैं वो करंट अकाउंट में आती हैं? नो, जो हमने सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, जो हमारी नो, बाइंडिंग पेमेंट्स है? नहीं, वो भी नहीं, वो भी करंट अकाउंट में नहीं आती है। अच्छा जी, म्यूट कर लो असद। अच्छा, असद के ना दो विंडोज शो हो रहे हैं, एक में पिक्चर है और एक में, हाँ चलो। एक शेर, एक मिसरा है सरमद, जो दुई दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। इसका मतलब क्या है? जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। सॉरी सर। दुई 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 है। हाँ असद, असद बताओ। असद को दुई आज तो जानता है असद। सर वो दो चीजों में जब कोई बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो वो परेशान हो जाता है। ना 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 ना, कंफ्यूज नहीं होता। जो दुई की बू भी होती, दुई यानी दो होना। ख्याल भी होता है। नहीं, अगर अगर एक के अलावा कोई होता, अगर एक के अलावा कोई होता तो हमें कहीं नजर भी आता। मेरे अलावा कोई है ही नहीं। ये वहदतुल वजूद का मिसरा है। वहदतुल वजूद है कि दुई नहीं है, देयर इज जस्ट यूनिटी, देयर एक वहदानियत है। हम वहदानियत के अज्जा हैं। वी आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेम यूनिटी। तो दुई नहीं है। दुई की बू भी होती, अगर वो कहीं उसका शायबा भी होता डुअलिटी का, तो कहीं दो चार होता तो हमें कहीं ना कहीं उससे पाला पड़ जाता। अपने अलावा कोई नजर आता तो हमें कहीं कहीं ना कहीं तो वो वुड हैव कम अक्रॉस हिम। तो ये वहदतुल वजूद का मिसरा है। ये आपकी दो विंडोज देख के मेरे जहन में आया था कि असद आज दुई की बू से दो चार है। अच्छा चलो, ज्यादा औखी औखी बातें नहीं करो। तो हम, ये कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट के। करंट अकाउंट में ये चार पांच कंपोनेंट्स आ गए, जिसका आखिरी इज रेमिटेंसेस, जिसे अब्दुल राज़िक ने कहा फॉरेन रेमिटेंसेस भी कहा जाता है, जो एक्सपेट्रिएट्स दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रहे होते हैं। अभी हम जब इस गवर्नमेंट की के जो 3 साल थे उसके बारे में एक दो बातें बताऊंगा। ज्यादा मेरे पास डेटा पॉइंट्स अभी मैंने इकट्ठे नहीं किए हुए इसके बारे में, जो आउटगोइंग पीटीआई गवर्नमेंट थी, लेकिन वहां पर हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे। करंट अकाउंट पे इनकी परफॉर्मेंस क्यों बेहतर हुई, कैसे बेहतर हुई, व्हाट इज इट दैट दे डिड वेल, एंड व्हाट इज इट which came as a help from the heavens। तो हम ये थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, आगे हम चल रहे हैं। ये बच्ची अजीमा, हम ना ये अब तीसरी क्लास है, हम सिर्फ डेटा पॉइंट्स में दे रहा था। ये काफी बोरिंग क्लासेस हैं। ये देखो, ये अच्छे खासे बच्चे होते थे पहले, ये 30 से ऊपर थे, आज 23 रह गए हैं, और ये भी अभी 18 से बढ़ के 23 तक आए हैं। तो ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये मैंने कुछ इकट्ठे किए हुए थे, इसलिए मैंने देने होते हैं। इसको आप लोगों ने अपने यू हैव टू नो हाउ आवर country has progressed constitutionally, how it has progressed economically, technologically, scientifically, and ये जो हम अभी इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हैं कि ये किस तरह प्रोग्रेस होती रही है। तो
हम सारी डेकेड से होते हुए अभी जनरल मुशर्रफ की डेकेड तक पहुंचे हैं। आज हम अभी थोड़ी देर में इसको खत्म कर देंगे। तो ये जब जो फर्स्ट 5 इयर्स जनरल मुशर्रफ के थे, उसमें मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही थी, और शुरू में 2000 और 2001 में पॉवर्टी जो है वो 34.5% थी, जो 2005-6 तक डिक्रीज होके 22.3% पे चली गई, 22.3% पे चली गई। अब ये जहन में रखें कि वो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये नंबर्स का गोरख धंधा करते हैं। गोरख धंधा एक टर्म है जिसका मुझे भी आज तक मतलब नहीं पता लगा कि इस टर्म का मतलब क्या है, लेकिन बड़े अखबारों में पढ़ते हैं कि ये जो मईशतदान हैं, मुआशी एक्सपर्ट्स हैं, वो फिगर्स का, डेटा का गोरख धंधा करते हैं। एक अगर इकोनॉमी 8% पे 7% पे ग्रो हो रही है, तो उसमें आप देखेंगे एक 100 रुपए थे और वो 1000 लोगों पे डिवाइड होने थे, तो हर किसी के पास 10-10 पैसे आ रहे थे। और अगर 110 रुपए हो गए, या जिस तरह इसके पहले 4 सालों में हम देखें तो 110, 20, 30 होते गए पहले 5 सालों में ये 120, 25 हो गए। तो 120, 25 रुपए जब 1000 लोगों में डिवाइड हो रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हर किसी के पास 12 रुपए, जो पहले 12 पैसे, जो पहले 10 पैसे आ रहे थे, वो 12 पैसे, 12.5 पैसे, 13 पैसे तक आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हमने तो पर कैपिटा जीएनपी बताना होता है कि पर कैपिटा जब जीएनपी बढ़ रहा होगा, तो इनडायरेक्टली ये अज्यूम किया जा सकता है या ये डिड्यूस किया जा सकता है कि पॉवर्टी भी कम हो रही है। पॉवर्टी की रिडक्शन को आप एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं लेंगे। पॉवर्टी की रिडक्शन में भी ये इस वजह से ये अजम्पशन आ रही थी कि देयर वाज द पर कैपिटा जीएनपी जो डिवाइड करना है, जब साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ रहा है तो पर कैपिटा जीएनपी भी बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से हमें नो डाउट जब इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा होता है तो रियल टर्म्स में भी पॉवर्टी कम हो रही होती है। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट वाकई इतना होगा कि वो 34.5% से 5 सालों के अंदर 22.3% पे आ जाए? I would take it with a pinch of salt. मैं थोड़े से डाउट के साथ इस फिगर को लूंगा कि ये रियल टर्म्स में पॉवर्टी रिडक्शन हो रही है या रिलेटिव टर्म्स में पॉवर्टी रिडक्शन हो रही है। 2008 में 7 में के एंड में वो हिट कर रहा था, लेकिन 2008 में इधर हमारे यहाँ जमहूरियत आ रही थी, उधर पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस स्ट्रक द वर्ल्ड इन 2008। ये जहन में रखें कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो जो हमारे जैसी इकोनॉमीज होती हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल इकोनॉमी बहुत कम होता है, मिनिमल होता है, हम भी कंट्रीब्यूट, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत 0.00 समथिंग % ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए जो रिसेशन है
वो इतना बुरी तरह हिट नहीं करता स्मॉलर इकोनॉमीज को जितना वो बिगर इकोनॉमीज को हिट करता है। ये एक पक्का पक्का प्रिंसिपल जहन में रखें कि जो रिसेशंस हैं दे हिट द बिगर इकोनॉमीज वर्स एज कंपेयर्ड टू द स्मॉलर इकोनॉमीज। लेकिन ये हुआ कि 2008 के रिसेशन के बाद जो सरमायादाराना निजाम के करता धरता थे, उन्होंने इसके असरात को स्टेव ऑफ करने के लिए कि कुछ दूर किया जा सके इसके असरात को, उन्होंने आर्टिफिशियली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी। ऑयल प्राइसेस को बढ़ाया ताकि ग्लोबल इकोनॉमी कुछ ना कुछ अर्न करती रहे। ग्लोबल ऑयल जब महंगा होगा तो जो भी खरीद रहा है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, अब देखो ऑयल प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ने चाहिए रिसेशन में? रिसेशन का मतलब क्या है कि लोगों की या तो परचेजिंग पावर खत्म हो गई, यानी डिमांड खत्म हो गई है उनकी, या फिर जो सप्लाईज पहले थी वो डिमांड ना करने की वजह से अब सप्लाई भी नहीं हो रही। ठीक है, डिमांड लो होने की वजह से अब सप्लाई भी कम हो गई है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्यूल ही डिमांड नहीं कर रही। अगर इंडस्ट्री फ्यूल डिमांड नहीं करेगी तो फ्यूल, जो भी चीज डिमांड ना हो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो फ्यूल की प्राइस, ऑयल की प्राइस शुड गो डाउन इन अ रिसेशन। रिसेशन का मतलब है इंडस्ट्री चल नहीं रही, जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ऑयल प्राइस शुड गो डाउन। लेकिन हमने देखा कि 7-8 में, 8-9 में हमारे यहाँ जमहूरियत रिस्टोर हुई और साथ ही इन्होंने आर्टिफिशियली ऑयल की प्राइस हाई रखी ताकि ग्लोबल इकोनॉमी, इनकी ख्वाहिश थी, जो विशफुल थिंकिंग थी कि ये इसके इम्पैक्ट्स ऑफ रिसेशन शायद शॉर्ट लिव्ड हो और फ्यू मंथ्स के बाद हम रियल वैल्यू एट्रीब्यूट कर देंगे ऑयल को, जितनी उसकी कदर बनती है, जितनी वैल्यू बनती है उतनी हम उसकी प्राइस कर देंगे। लेकिन आर्टिफिशियली हमारी जैसी इकोनॉमी को नुकसान क्यों हुआ? बात मैं ये कर रहा हूं कि हमारे जैसी इकोनॉमी जो बहुत माइन्यूटली और मिनिमली कंट्रीब्यूट कर रही होती है ग्लोबल इकोनॉमी में, हमारी जैसी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन आर्टिफिशियली ऑयल प्राइसेस बढ़ाई गई, बहुत ऊंची चली गई 9-10 में ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ने भी सफर किया। उसके बाद 2010 में एक मैसिव फ्लड आया। लेकिन चलो हम अभी इतना दूर नहीं जाते हैं, 2008 और 10 की कहानी हम अभी नहीं देखते, हम पहले मुशर्रफ दौर को देख लेते हैं। तो जब ये खत्म हो रहा था 2008 के करीब, तब भी ऑल्दो स्लो डाउन हो गई हुई थी इकोनॉमी, स्टिल हमारा ग्रोथ रेट भी रिस्पेक्टेबल था। 4% के करीब हमारा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो ग्रोथ रेट बताया जाता है वो 4% के करीब था। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो 2% के करीब थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तकरीबन 5% के करीब थी। जिन बच्चों ने पहली क्लास अटेंड की थी उन्हें याद होगा कि हमने शुरू में एक बात ये की थी कि हमारा जीडीपी शेयर 1947 में एग्रीकल्चर का शेयर इन जीडीपी वाज 53%। 53%।
2010 तक ये शेयर डिक्रीज होके 25.4% पे आ चुका हुआ था। किस शेयर की बात कर रहा हूं? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। 1953 में इट वाज 1947 में इट वाज 53%। आई एम सॉरी, 53% था, लेकिन कम होके ये 25.4 नहीं 21.2% पे आ चुका था इन 2010। पहले मैंने गलत बता दिया था, 21.2% पे आ चुका था। इंडस्ट्री का शेयर इन जीडीपी वो 1949-1950 में 9.6% था। 1949-50 में वो 9.6% था और वो बढ़ के 25.4% हो चुका था 2010 में। लो भाई, जो एग्रीकल्चर है वो, अब मैं आपको फिगर्स क्या दे रहा हूं, जब पाकिस्तान बना था 47 में एग्रीकल्चर 53% ऑफ जीडीपी थी। टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 53% था। 1947 में वो कम होके 21.2% रह गया 2010 में। इंडस्ट्री का शेयर 1949-50 में 9.6% था, जो बढ़ के 2010 में 25.4% हो गया। और तीसरा, तीन चीजें हुआ करती हैं इकोनॉमी में, तीन चीजें हुआ करती हैं, द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरे नंबर पे है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर, तो तीसरा जो है सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर 1950 में 37.2% था। 1950 में 37.2% था और 2010 में 53.4% हो गया। 2010 में 53.4% हो गया। अब देखो 2010 में 53.4% सर्विसेज सेक्टर है, 25.4% इंडस्ट्री है, 21.2% एग्रीकल्चर है। इन तीनों को जमा करो तो 100% बनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 100% बन रहा होगा अगर इन तीनों को हम ऐड अप करें। अब मजे की बात यह है कि हम एग्रीकल्चर से 1947 में प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से 2010 में प्रीडोमिनेंटली सर्विसेज सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी बन चुके हैं। सर्विसेज सेक्टर में क्या कुछ होता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे, सर्विसेज सेक्टर में क्या कुछ होता है? दानियाल? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, सर्विसेज सेक्टर में डिफरेंट किस्म की सर्विसेज होती हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफर करते हैं। इसमें पुलिस का सेक्टर आ जाता है, उसमें फॉरेन सर्विसेज आ जाती हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी की सर्विस आ जाती है, उसमें मिलिट्री की सर्विसेज आ जाती हैं। तो जितने भी महकमा जाते हैं हुकूमत पाकिस्तान के, वो सारे सर्विसेज सेक्टर में आ जाते हैं। मेरा बेटा, ये तो आते ही आते हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल में सिर्फ सिविल सर्विस पे फोकस कर रहे हो। मैं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि इकोनॉमी में जो तीन सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर का हमें पता है, इंडस्ट्री का हमें पता है, सर्विसेज सेक्टर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से
उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कोई और बच्चा बताएगा? सर हॉस्पिटल्स भी तो आ सकते हैं ना सर्विसेज। साइम बेटा हैंड रेज करते हैं, फिर बोलते हैं सर्विसेज सेक्टर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इन सब की सर्विसेज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, साइम ने ठीक कहा है, ये सारे आ सकते हैं उसमें। और कौन आता है? ये सारे दुकानदार, ये होलसेलर्स, ये रिटेलर्स, ये सारा सर्विसेज सेक्टर है। प्रीडोमिनेंटली इसमें जो मेजर पोर्शन है वो दुकानदारों का, रिटेलर्स का, होलसेलर्स का, ये डोमिनेट कर रहे होते। सर्विसेज सेक्टर लार्जली इन पर मुश्तमिल हुआ करता है। जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यस वो भी सर्विसेज सेक्टर है, लेकिन वो इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है जितना दुकानदार होते हैं। तो इकोनॉमी में हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से हम सर्विसेज की तरफ मूव किए और हमने वो एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी पॉइंट मिस कर दिया जो हमें इंडस्ट्री की तरफ से मिलना था। चलो अब मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी। सर्विसेज सेक्टर या कोई भी सेक्टर जो डोमिनेट कर रहा होता है इकोनॉमी को, उस सेक्टर की डोमिनेंस के साथ हमें उससे एसोसिएटेड, उससे रिलेटेड मॉरल वैल्यूज भी नजर आती हैं उस सिस्टम के अंदर, उस मुल्क के अंदर, उस रियासत के अंदर। हमें मॉरल वैल्यूज भी नजर आती है। मोरालिटी में कोई अबदियत नहीं होती, मोरालिटी में कोई फाइनैलिटी नहीं हुआ करती है। मोरालिटी रिलेटिव होती है और वो लार्जली डिपेंडेंट होती है कि कौन सा सेक्टर इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज होती हैं उसका एक मॉरल वैल्यू है कि वहां पर अर्ली मैरिजेस होती हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में के वैल्यू सिस्टम में अर्ली मैरिजेस आर अ नॉर्म। वजह क्या है, कोई बताएगा? अर्ली मैरिजेस, व्हाई आर अर्ली मैरिजेस अ नॉर्म इन एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी? असद? पुत्र आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ जी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ये तस्वर किया जाता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतनी ज्यादा इनकम जनरेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है उसमें फैमिली इज नॉट ओनली the administrative unit, it is also the functional unit. फैमिली जो है वो इकोनॉमिक यूनिट भी होती है, सोशल यूनिट के साथ साथ वो एक इकोनॉमिक यूनिट भी होती है। द होल ऑफ द फैमिली वर्क्स। जो इस तरह की जॉब डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि मर्द और औरत सबके जिम्मे कोई ना कोई काम लगा होता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। इसी वजह से एग्रीकल्चर में ड्राइंग रूम दानिश्वर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज में ड्राइंग रूम दानिश्वर प्रोड्यूस नहीं होते हैं कि हर किसी ने बाहर जाके काम करना होता है, सोफे पे बैठ के ना। काउच पोटैटोज जो हैं वो नहीं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते, उन्हें बाहर जाके काम करना होता है। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में
family is not only a social or an administrative unit, it is also an economic unit. इसलिए वो कहते हैं कि जितनी फैमिली बड़ी होगी और जितने वर्किंग हैंड्स उसमें आ सकेंगे उतना बेहतर है, उतना उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में पहला मॉरल वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है? अर्ली मैरिजेस। और उससे एक और मॉरल वैल्यू निकलती है और वो ये है कि प्री मैरिटल sexual relations are a taboo, are considered sinful. Premarital sexual relations are considered sinful. ये भी एक वैल्यू सिस्टम है एग्रीकल्चरल सोसाइटी का। As opposed to that, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें मशीन को कोई सरोकार नहीं है कि उसके पहले पुर्जे पे जो काम कर रहा है या कर रही है उसके दूसरे पुर्जे पे काम करने वाले के साथ उसका कोई ताल्लुक है या नहीं है, वो एक ही फैमिली से बहन भाई हैं, बाप बेटी हैं, वो हैं या नहीं है। मशीन की कोई इस किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में काम करने वाले वहां पर the family ceases to be an economic unit. इसलिए early marriages are disliked in an industrial society. और early marriages नापसंद करने की वजह से वहां पर industrial societies में premarital relationships are considered normal and healthy. जो इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोप है वहां पर you would be sent to a psychiatrist or a psychologist if you do not have a relationship or multiple relationships before you tie the knot, before you commit yourself to one person. आपने आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स सोसाइटी उन्हें पसंद करती है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स को प्रोमिस्क्यूइटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि सोसाइटी अप्रूव्स ऑफ हैविंग रिलेशनशिप्स बिफोर यू गेट मैरिड इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। दिस इज नॉट द केस इन एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के और एथिक्स और वैल्यूज और मोरालिटीज भी हैं जो बहुत स्ट्राइकिंग हैं और जो बहुत प्रोफाउंड हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लाइन बनाना एक नेचुरल एट्रीब्यूट है। लाइन बनाना, एक क्यू बना के खड़े हो, आपको समझ नहीं आती कि आपने क्रिकेट मैच के लिए टिकट लेने के लिए जाना है तो वो जो एक खिड़की है जिसमें से टिकट मिल रही है उस पे लाशें लटक रही होती हैं। देयर इज एक गदर मचा होता है हमारे यहाँ। व्हाई हैव वी नॉट बीन एबल टू लर्न द सिंपल आर्ट ऑफ फॉर्मिंग अ क्यू? हम लाइन क्यों नहीं बना सकते? इसलिए कि हमारी सोसाइटी ने, हमारी इकोनॉमी ने वो जो इंडस्ट्रियल स्टेप था एवोल्यूशन में, इकोनॉमिक एवोल्यूशन में, वो सीधा वी जंप्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर। जो बच्चे पहले मेरी क्लासेस में हम गप लगा चुके हैं जिनके साथ, उन्हें ये पता होगा कि मैं इस चीज पे बहुत एम्फसाइज करता हूं कि अगर हम यूनिवर्सल एजुकेशन चाहते हैं, हम बच्चियों की एजुकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए 1, 2, 10, 20, 100 मलालाओं को गोली मरवा लें, वो अचीव नहीं की जा सकती। मलाला को एक की जगह 2, 3 नोबेल आप दिलवा लें। यूनिवर्सल एजुकेशन और खास तौर पे बच्चियों की एजुकेशन
तब होगी जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री होगी और मशीनें डिमांड कर रही होंगी कि उन्हें जेंडर से बालातर होके वर्किंग पेयर्स ऑफ हैंड्स चाहिए। मशीन जेंडर पर बिलीफ नहीं रखती है। मशीन अगर ना आई होती, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना आया होता, तो फेमिनिज्म की वेव्स को वो सक्सेस नहीं मिलनी थी जो उसे यूरोप में मिली है। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना आया होता तो जो यूनिवर्सल सफरेज, द राइट टू वोट, यूनिवर्सल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी में उनका शेयर, ये सारी चीजें, राइट ऑफ डिवोर्स, जो कुछ भी अचीव किया है वेस्ट में औरत ने, वो हम शॉर्ट साइटेड होंगे अगर हम कहें कि वो सारे का सारा फेमिनिज्म की देन है, फेमिनिस्ट मूवमेंट की देन है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की देन है। हम शॉर्ट साइटेड होंगे अगर हम ये कहेंगे। यस, उसने कंट्रीब्यूट जरूर किया है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हुई होती, इंडस्ट्री ना लगी होती, तो कोई फेमिनिज्म की मूवमेंट ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकती थी। टू अचीव दिस दे नीडेड टू हैव इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल एथिक्स में ही सीधी बात करना भी इंडस्ट्रियल एथिक्स में ही आता है। हम लोग घुमा फिरा के बात करते हैं। आप जब स्टूडेंट थे और मैं जब सरकारी मुलाजिम हुआ, तो हम स्टूडेंट्स जब कहते हैं कि सर मेरी कल तबीयत खराब थी, मैं इसलिए नहीं आ सका, टीचर को पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है। जब मैं एज सिविल सर्वेंट, एज अ सरकारी मुलाजिम, मैं अपने बॉस को कहता था कि कल मेरी बेगम की तबीयत बहुत खराब थी जो मैं दफ्तर नहीं आ सका, मेरे बॉस को पता होता है कि झूठ बोल रहा है। मेरे बॉस का पहला रिएक्शन ही ये होता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने भी सारी उम्र इसी तरह बात की होती है। वी आर लायर्स, डोंट फील अशेम्ड। फखर से बताओ कि तुम सारे झूठे हो और एक झूठी कौम का हिस्सा हो। फखर से बताओ, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि ये एक मॉरल फ्लॉ नहीं है। मोरालिटी के साथ हमारी एसोसिएशन बहुत जजमेंटल होती है। हम कहते हैं ये एक मॉरल पेडेस्टल से गिरा हुआ है, हालांकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो किसी पेडेस्टल से गिरा हुआ नहीं होता, वो किसी इकोनॉमिक वैल्यू के साथ जुड़ा होता है। लो भाई, झूठ बोलना इकोनॉमिक वैल्यू कैसे है? सर्विसेज सेक्टर में दुकानदार क्या करता है? दुकानदार, आप उसे जाके कहो केले कितने के हैं, वो 225 रुपए से, वो आपकी शक्ल देखते उसको पता लग जाएगा ये बड़ा लड़ने वाला है, वो 225 बताएगा और उसको पता होगा कि उसने 180 पे खत्म कर देना है, और आपको पता होगा कि 185 तक ये लड़ेगा, तो आप 160 से शुरू करते हो। 160 में पिछले वाला जो है वो 160 दे रहा था, आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है आप झूठ बोल रहे हो, वो भी झूठ बोल रहा है। ये सर्विसेज सेक्टर है जहां दुकानदार डोमिनेट कर रहा होगा जिस इकोनॉमी को, वहां पे झूठ इज अ वर्च्यू, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। व्हाई फील अशेम्ड? इसमें शेम की कोई बात नहीं है। फखर के साथ बताओ हमारी इकोनॉमी, इट बिलोंग्स टू द सर्विस, इट इज डोमिनेटेड बाय द सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर में झूठ बोलना एक वर्च्यू है। सर्विसेज सेक्टर में बहुत सारे बच्चे, मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा कल 8 बजे, तुम सारे सोए होगे। सुबह उठना मौत है तुम जैसे जवानों के लिए। वजह क्या है कि दुकानदार 11 बजे दुकान खोलता है। अगर एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती तो आपको पौ फटने से पहले खेत में होना पड़ता, फील्ड में होना पड़ता, और 10-11 बजे तक जब सूरज सवा नेजे पे आ जाता है तब तक आप लोगों ने घरों में वापस आ जाना होता काम सारे करके। अर्ली राइजिंग इज अ वर्च्यू ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी। जो तुम लोग सोए होते हो क्योंकि डोमिनेट कर रही है इकोनॉमी बाय द दुकानदार, तो दुकानदार की वर्च्यूज तुम अडॉप्ट करोगे।
ये वैल्यू सिस्टम, इससे तुम बच नहीं सकते हो। बड़े जय्यद मुजाहिद होंगे जो इस वैल्यू सिस्टम से बच सकते होंगे, बाकी यू हैव टू फॉल प्रे टू दैट। हमारी इकोनॉमी, खान साहब ढंडोरा पीटते थे कि वो जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है। यस, हमारी इकोनॉमी 70s में जब भुट्टो साहब ने मिडिल ईस्ट को, अरब वर्ल्ड को हमारे लिए खुलवाया था, खोला था, वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुई थी, दुबई चलो जैसे ड्रामे बनना शुरू हुए थे, तो वहां से रेमिटेंसेस आना शुरू हुए। तब से हमारी इकोनॉमी 70s से रेमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी हो गई। लेकिन जब रेमिटेंस आती है तो उसके साथ उसका वैल्यू सिस्टम भी आता है। उसके बाद 80s में हमने देखा कि एक ऐसा इस्लाम इस मुल्क में आया जो इससे पहले कभी भी इससे पहले सोचा नहीं गया था। ये खित्ता हिस्टोरिकली बरेलवी और जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है, वो डोमिनेंट सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट था और उन्हीं का मजहब यहां पर फरोग पा सकता था। लेकिन 70s में जब अरब वर्ल्ड से, और अरब वर्ल्ड में मोहम्मद बिन सलमान कह चुका है कि उन्होंने अमेरिका के कहने पर एक बहुत शिद्दत पसंदाना ब्रांड ऑफ इस्लाम जिसको उन्होंने, जो यहाँ के देवबंदी इस्लाम से ज्यादा क्लोज था, उसको उन्होंने प्रमोट किया और वहां से जो रेमिटेंसेस आ रहे थे उसके साथ उस ब्रांड ऑफ इस्लाम के लिए हमारे अंदर एक्सेप्टेंस भी आ रही थी। क्यों ना आती, पैसे उनके थे, तो वो एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आनी थी। तो अगर वो रेमिटेंसेस ना आ रही होती तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट इजी। जनरल ज़िया जैसा बदबख्त भी वो इसको हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता था। इट वॉज बिकॉज उस खित्ते का थॉट प्रोसेस, उस खित्ते का वैल्यू सिस्टम, उस खित्ते की रेमिटेंसेस के साथ हम लोगों तक पहुंच रहा था। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि आज से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में इमोशनल होना छोड़ देना है, और शर्मिंदा तो किसी चीज के बारे में नहीं होना। झूठ बोलो, डट के बोलो, भाई इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है, हम क्या कर रहे हैं, हम लाइन नहीं बना सकते, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है। मोरालिटी को आपने एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखना। मोरालिटी इज ऑलवेज टेम्परली एंड जियोग्राफिकली रिलेटिव। टेम्परली क्या मतलब? टाइम के लिहाज से, वक्त के, एक वक्त की और मोरालिटी होगी, दूसरे वक्त की और मोरालिटी होगी, एक जगह की और मोरालिटी होगी, दूसरी जगह की और मोरालिटी होगी। और उसमें जो फैक्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें इकोनॉमिक फैक्टर, किस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो मुल्क, वो रियासत, वो इकोनॉमी गुजर रही है, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वहां का मॉरल सिस्टम क्या होगा। अगर हम नॉर्मली चलते, पूरी दुनिया ये समझती है कि एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्री की तरफ इकोनॉमीज ने आना होता है, और इंडस्ट्री से निकल के सर्विसेज सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमीज की तरफ इवॉल्व होना आता है। हमारे यहाँ क्योंकि कोई भी चीज नॉर्मल एवोल्यूशन के प्रोसेस से नहीं गुजरी, हमारे यहाँ तो अननेचुरल इंटरप्शंस इस तरह की आती रही, निजात दहिंदा ऐसे आते रहे जो एक बैठे बैठे ये डिसाइड कर लेते थे कि आज हमने इस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज कर देना है। तो अननेचुरली इकोनॉमी को आगे बढ़ाया गया। इस वजह से हमारी इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय द सर्विसेज सेक्टर, एंड वी डिड नॉट हैव the ethos, the whole value system of the industrial society. अगर हम कहें कि जी वो लोग सच बोलते हैं, वो लोग सच बोलते हैं, हम मुसलमान हो के झूठ बोलते हैं। ओ भाई, मुसलमान हो के झूठ नहीं बोलते हो तुम,
सर्विसेज सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी होने की वजह से झूठ बोलते हो। इसका कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमान या क्रिश्चियन होने से, वो क्रिश्चियन हो के वो सच बोलते हैं, नो, वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होने की वजह से सच बोलते हैं। तो ये हमने एक थोड़ा सा डायग्रेस किया। कोई अगर क्वेश्चन, कोई ऑब्जर्व, अच्छा ये अब देखो मैंने कुछ एरियाज बताए जो कि भाई हमारे फला फला एट्रीब्यूट्स ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हुआ करती हैं वो ज्यादा रिलीजियस सोसाइटीज होती हैं, क्योंकि उन्हें गलत वक्त पे बारिश तबाह कर सकती है और सही वक्त पे बारिश का ना आना भी तबाह कर सकता है। दे आर लुकिंग, ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स द हेवंस, वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी इज बाउंड टू बी मोर रिलीजियस देन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो आप लोगों को मैं आई विल कम बैक टू द टॉपिक, लीविंग यू विद अ चैलेंज कि मुझे अगली क्लास में बताना है कि ये फला एट्रीब्यूट, फला मॉरल सिस्टम, फला वैल्यू हमारी नजर से गुजरी है, हम लोग ऐसा करते हैं और ये फला इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हमने काफी सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखा ना कि रेमिटेंसेस की वजह से वो वाला इस्लाम भी यहां पर आया। तो कौन सी वैल्यू है, साइम मुझे अगली क्लास में बताओगे, कोई एक वैल्यू, जस्ट थिंक ऑफ इट ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, कोई एक बात जो हम करते हैं वो ऐसी क्यों है और उसका ताल्लुक हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के किस फैक्टर से है। सब बच्चे इसके बारे में सोचोगे, अगली क्लास में मुझे बताओगे। और इस वजह से ये ना हो कि अब देखो 23 से 22 रह गए बच्चे और 22 से 12 हो अगली क्लास में कि पता नहीं क्या बताना पड़ जाए। ऐसा ना करना, आ जाना अगली क्लास में। चलो, वी गो बैक टू द टॉपिक। इट इज वी have seen how our economy has transformed from the beginning, from the independence to 2010, और किस तरह उसके शेयर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के घटते और बढ़ते रहे। चलो, 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की हम परफॉर्मेंस देखते हैं। इसमें दो फैक्टर्स, एक तो ये कि 2008 के रिसेशन के फौरन बाद ऑयल प्राइसेस इन्होंने आर्टिफिशियली बढ़ाई कि किसी तरह इकोनॉमी अगर सर्वाइव कर जाती है इस इनिशियल ऑनस्लॉट को, ग्लोबल इकोनॉमी अगर रिसेशन, इफ द रिसेशन इज शॉर्ट लिव, तो हम इस अरसे में कुछ आर्टिफिशियली ऑयल प्राइसेस बढ़ा के हम उसके इम्पैक्ट्स को स्टेव ऑफ कर सकें। लेकिन हमारे जैसे ममालिक अदरवाइज वो इतने इम्पैक्टेड ना होते, इतना अफेक्ट ना होते बाय अ ग्लोबल रिसेशन, बिकॉज वी वर कंट्रीब्यूटिंग टू लिटिल टू द ग्लोबल इकोनॉमी। हम इतने ज्यादा इम्पैक्ट ना होते। लेकिन पहला जो सेटबैक हुआ हमारी इकोनॉमी को वो हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से हुआ, और दूसरा इम्पैक्ट 2010 के फ्लड की वजह से हुआ। और 2008 में ही, क्योंकि रिसेशन तो हिट कर चुका हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी को, रिसेशन का मतलब है कि हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड, जब रिसेशन का मतलब है डिमांड लो हो गई ग्लोबल इकोनॉमी। हमारी तो इकोनॉमी वैसे ही बहुत थोड़ी एक्सपोर्ट्स कर रही थी, और ग्लोबल रिसेशन का मतलब है ग्लोबल डिमांड कम हो चुकी है, हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड हिट हुई और ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा होगी तो ट्रेड डेफिसिट होगा, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो ट्रेड बैलेंस जो है वो करंट अकाउंट
बैलेंस में आता है, करंट अकाउंट को डेफिसिट की तरफ ले जा सकता है। और करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स बताए थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हम सिर्फ करंट अकाउंट को हमने देखा कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक ट्रेड डेफिसिट था। तो इसकी वजह से आप 2008 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देखते हैं, 2013 की नून लीग की गवर्नमेंट देखते हैं, 2018 की पीटीआई की गवर्नमेंट देखते हैं, एक चीज आपको तीनों में कॉमन नजर आती, आते ही दे हैड टू गो टू द आईएमएफ। आईएमएफ की तरफ जाना इनएविटेबल था। तो जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जाते ही आईएमएफ से 23, साइम अभी आता हूं आपकी तरफ, 23 मंथ एग्रीमेंट, स्टैंड बाय एग्रीमेंट में एंटर हुए आईएमएफ के साथ। (2008) में एवरेज ग्रोथ रेट 2008 से 12 में 3% रहा, 3%। और एग्रीकल्चर जो है वो 2008 से 11 के दरमियान वो 2% पे ग्रो की। लेकिन जो एक रिमार्केबल काम किया, बाय द टाइम द पीपल्स पार्टीज गवर्नमेंट वाज मूविंग आउट, वो हमारी एक्सपोर्ट्स को एक साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ $25 बिलियन, $25 बिलियन का साइकोलॉजिकल, हम $25 बिलियन हमने क्रॉस नहीं किया हुआ था। एक्सपोर्ट्स पर फोकस करके इन्होंने $25 बिलियन का साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस किया। दूसरी असाइनमेंट बच्चों के लिए ये है कि मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पीपल्स पार्टी के उस दौर में किन एरियाज पे उन्होंने फोकस किया था 2008 से 13 के दौरान में, एक्सपोर्ट किन एरियाज पे फोकस करने की वजह से $25 बिलियन को क्रॉस की थी, और आज किन एरियाज पर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं जो ये पीपल्स पार्टी $25 बिलियन पे छोड़ के गई। जब नून लीग की गवर्नमेंट आउट हो रही थी तो वो 2017 में वो $22 बिलियन पे, यानी 5 years लेटर वो $3 बिलियन फिर मजीद कम थी। तो कौन से एरियाज पर उन्हें फोकस करना चाहिए था, या उसके बाद आने वाली पीपल्स पीटीआई की गवर्नमेंट को किस एरियाज पे फोकस करना चाहिए था, ये आप लोगों के जिम्मे। चलो जी, चलो कोई बात नहीं अजीमा, हम आपसे नेक्स्ट वीक मिल लेंगे अगर आपको अभी जाना पड़े तो। अच्छा जी, साइम आपका क्वेश्चन। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो ये कि पहला क्वेश्चन रिपीट कर दें जो आपने असाइनमेंट का बताया, और दूसरा ये कि बेसिकली पाकिस्तान में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी कि जिसने कर्जे लेना शुरू किए थे, क्योंकि मैंने अभी तक जो मतलब ये पढ़ा है इकोनॉमी का, मुझे तो सिर्फ अयूब खान और मुशर्रफ की वो इरा बहुत बेहतरीन लगा है रिगार्डिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जिसको कह सकते हैं कि इकोनॉमी बूम की। तो मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आई कि आखिर हम लोगों ने कौन सी गवर्नमेंट ने हमारी कर्जे लेना शुरू किए थे, तो इस पे थोड़ा सा सर मुझे जरा कहेंगे।
चलो आप ये आप ही को हम असाइनमेंट देते हैं, आप हमें बताएंगे कि किस दौर में कितने कर्जे लिए गए थे। सारे बच्चे इस असाइनमेंट को नोट करो। हमने एक चीज को तो आइडेंटिफाई किया था कि जब हम 50s को देख रहे थे तो 55 से 58 के दौरान में $500 मिलियन हमें मिलिट्री एड मिली थी, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड $500 मिलियन। एड डिपेंडेंट, फॉरेन एड डिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी तो 50s में ही हो गई थी। अयूब दौर में नो डाउट इंडस्ट्री लग रही थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी और वहां पर प्रोग्रेस भी बहुत हो रही थी और रिमार्केबल इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी। हमें एतराज सिर्फ इस चीज पे है कि वो उसके फ्रूट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे और जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें सेंस ऑफ डेप्रिवेशन बहुत बढ़ता जा रहा था। हमें सिर्फ उस पर ये एतराज है। मुशर्रफ की और ज़िया की इकोनॉमी में कुछ भी नहीं था। अयूब की इकोनॉमी में फिर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल फाउंडेशन थी। मुशर्रफ और ज़िया की इकोनॉमी में कुछ भी नहीं था। मुशर्रफ एंड ज़िया को तो हमने डिस्कस कर लिया। मुशर्रफ ने भी, हम देखते हैं एनर्जी क्राइसिस की मैंने अभी बात की, 2005 के बाद 6 ऑनवर्ड्स एनर्जी क्राइसिस सिवियर होता जा रहा था, लेकिन सिंगल मैन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होने के बावजूद he did not add a single megawatt to our national grid. तो there was no foundation, there was no foundation. वो इकोनॉमी थी ही एक सट्टे की इकोनॉमी थी। जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो एक कसिनो बना हुआ था। देयर वॉज नो रियल फाउंडेशन, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही थी, कोई जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है कोई एनर्जी के लिए कोई काम हो रहा हो, नथिंग वाज हैपनिंग इन दिस इकोनॉमी। लेकिन क्योंकि वी वर पार्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर, तो हमारे पास मुफ्त के डॉलर्स आ रहे थे जैसे 80s में आ रहे थे, तो इसलिए हमारा ग्रोथ रेट वो ब्लोटेड, एग्जैजरेटेड हमें नजर आ रहा था। इट वॉज, और वो इस तरह का ग्रोथ रेट था कि जब मोहतरमा की शहादत हुई 2007 में, तो उसके बाद तोड़फोड़ सिंध में की गई, तो उस पे मुशर्रफ ने कहा कि मैंने इतनी मेहनत से एक इकोनॉमी खड़ी की थी और लोगों ने तोड़फोड़ करके वो सारी इकोनॉमी तबाह कर दी। This is what he had to say and he is on record. आप उसको निकाल के देख सकते हैं कि ये वो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमिक वंडर था मुशर्रफ का, जो उस आर्सन, उस तोड़फोड़ की वजह से जो बीबी की शहादत के बाद लोगों ने किया था, उसने कहा कि मेरी सारी इकोनॉमी उसमें तबाह हो गई है। पहले असद का क्वेश्चन लेते हैं, फिर साइम का अगला कमेंट थे। तो मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ इसी पॉइंट के ऊपर। जी, ये लोन्स, डेट और लोन्स, सर मेरे ख्याल के मुताबिक ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस इंसान ने लोन लिया, असल में इम्पोर्टेंट वो पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से हमें लोन लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ये सारे पैरामीटर्स को देख लेना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते हैं, तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है लोन लेना, ये सिर्फ वो पॉलिसीज हैं जो उनको अफेक्ट करती हैं पैरामीटर्स को, जिसकी वजह से फिर हमें लोन लेना पड़ जाता है। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि किसी और की पॉलिसीज आगे फ्यूचर में अफेक्ट करें और फिर हमें वहां पे जाके डेट लेना पड़े। अब जिस तरह और एक्चुअली जो बैंकिंग है, बैंकिंग का एक कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि इट हैज टू मेक क्रेडिट अवेलेबल फॉर बिजनेस। जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये बैंक्स भी उसी प्रिंसिपल पे चलते हैं कि दे विल एक्सटेंड क्रेडिट टू द कंट्रीज टू इंप्रूव देयर बिजनेस एनवायरनमेंट। उनका पर्पस ये होता है कि ये जब वो पैसे देंगे तो वहां पर बिजनेस इंसेंटिवाइज होगा, उसको इम्पेटस मिलेगा और उस बिजनेस की वजह से उनकी इकोनॉमी बेहतर होना शुरू होगी एंड दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन
टू रिटर्न दैट लोन, वो जब लोन आउट कर रहे होते हैं तो पर्पस, चाहे यहाँ का एक नेशनल बैंक या हबीब बैंक हो या IMF और वर्ल्ड बैंक हो, पर्पस उनका यही हुआ करता है। तो चलो साइम का कमेंट अगला लेते हैं और फिर ये जो डेटा है वो खत्म करूं मैं। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि मुशर्रफ के इरा में मैंने जो पढ़ा है अभी, वो फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज बाय $9 बिलियन। तो इस फॉरेन एक्सचेंज को हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फॉरेन तो एक्सचेंज? बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ ना, फॉरेन एक्सचेंज क्या है। आपको मिलिट्री एड मिल रही थी, मिलिट्री एड जाहिर है टकों और रुपयों में तो मिल नहीं रही होगी, वो तो आ ही रही होगी फॉर इन फॉरेन कैपिटल। अभी हम थोड़ी देर में, मैं अभी आपको बताता हूं कि ये जो खान साहब का जो करंट अकाउंट वाला जो मिरेकल था उसमें हम बात करेंगे, उस पर आपको एक दो चीजें और क्लियर होंगी। दूसरा साइम, आपने पूछा था कि मैंने आपको पहला सवाल क्या कहा था, वो ये था कि मैंने आपको बहुत सारे मॉरल वैल्यूज के बारे में बताया कि किस तरह वो इकोनॉमिक फाउंडेशंस से निकल रही होती हैं। झूठ बोलना, सुबह लेट उठना, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स रखना या ना रखना, किस तरह वो किस इकोनॉमिक फाउंडेशन से निकल रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द के वैल्यू सिस्टम, मॉरल एथिक्स, मॉरल और एथिकल सिस्टम को ऑब्जर्व करो, अपनी कुछ हैबिट्स को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि सर मेरे ख्याल में ये हैबिट इस फला इकोनॉमिक फाउंडेशन की वजह से हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। दिस इज व्हाट आई आस्क्ड। समझ गए हो? चलो अच्छा, चलो जी, चलो जल्दी करें, खत्म करें ये टॉपिक, शैतान की आंत हो गया। ऑलराइट तो एक जो काम अच्छा हुआ वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के वक्त उन्होंने एक्सपोर्ट्स पर उनकी पॉलिसी बहुत इफेक्टिव रही और वो $25 बिलियन, इनफैक्ट वो $25 बिलियन भी जब वो आउट हो गए हैं उसके बाद जो 13-14 वाला जो ईयर था उसमें $25 बिलियन वो उन्होंने अचीव किया। लेकिन ये इतनी ओपन बात होती है कि इसका क्रेडिट भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने क्लेम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पता था कि ये जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती हैं इसके पीछे फ्यू इयर्स का एफर्ट होता है, वरना नवाज शरीफ कह सकता था कि ये हमारी वजह से $25 बिलियन। तो 2014 जो उनका पहला साल था उसमें $25 बिलियन का ग्रोथ एक्सपोर्ट टारगेट मीट हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ पीपल्स पार्टीज गवर्नमेंट्स प्रो एक्सपोर्ट पॉलिसीज। वर्कर्स रिमिटेंसेस 2012-13 में वर्कर्स रिमिटेंसेस $11 बिलियन को क्रॉस की, $11.5 बिलियन को क्रॉस की वर्कर्स रिमिटेंसेस 2012-13 में, और ये पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन $700-800 मिलियन ज्यादा थी। वर्कर्स रिमिटेंसेस जिसको अब्दुल राज़िक ने फॉरेन रेमिटेंस अभी थोड़ी देर पहले कहा है, तो ये 6.37% ग्रो की थी, 6.37% ग्रो की थी। अभी हम थोड़ी देर में जब मैं आपको पीटीआई गवर्नमेंट की रेमिटेंसेस की बात बताऊंगा तब ये पॉइंट जहन में रखना कि पीपल्स पार्टी की 2012-13 में 2011-12 के मुकाबले में 6.3% ग्रो की थी। $11.5 बिलियन 9 मंथ्स में, जुलाई टू अप्रैल वाले जो 9 मंथ्स हुआ करते हैं, 9 मंथ्स में
वो 2012-13 के 9 मंथ्स में 11.5 बिलियन डॉलर्स क्रॉस किया था, और ये पिछले साल के पीरियड के मुकाबले में 6.37% ज्यादा था। ये पॉइंट जहन में रखना, जब हम अभी पीटीआई का जिक्र करेंगे तो हम इस पॉइंट को भी देखेंगे। 2013 से 18 नून लीग की परफॉर्मेंस कैसी रही? जब ये आए हैं ऑफिस में तो इनको भी आईएमएफ जाना पड़ा, और इन्होंने 6.68 बिलियन डॉलर का 3 इयर्स प्रोग्राम इन्हें सीक करना पड़ा फ्रॉम आईएमएफ। जो चीज इनके हक में गई वो ये थी कि ग्लोबल इकोनॉमी को पता लग गया था कि उनका हथकंडा जो उन्होंने आर्टिफिशियली ऑयल प्राइसेस को बढ़ा के इकोनॉमिक रिसेशन से निगोशिएट करने की कोशिश की थी, वो हथकंडा कामयाब नहीं रहा था, इसलिए उन्हें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ना चाहते हुए अनविलिंगली गिराने पड़े। तो पीएमएलएन की जब गवर्नमेंट आई तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत लो हो चुके हुए थे। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लो होने का मतलब है हमारे जैसे मुल्कों के लिए मौजा ही मौजा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, हमें अगर ऑयल सस्ता मिल रहा है, हमारी पावर जनरेशन, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाएगी, पावर टू इंडस्ट्री मिल रही है, तो हमारी इंडस्ट्री की एक मेजर इनपुट कॉस्ट वो लो हो जाएगी। मेजर इनपुट कॉस्ट वुड कम डाउन। तो हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ा प्लस था नून लीग की गवर्नमेंट को मिला कि उन्हें ऑयल प्राइसेस लो मिले। साइमल्टेनियसली जो येट अगेन इस पे काम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट जरदारी ने पर्सनली बहुत इंटरेस्ट लेके सीपेक का एक ब्लूप्रिंट तैयार करवा लिया हुआ था, जो इट स्टार्टेड डिलीवरिंग जब नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, और उस पर था कि 56 बिलियन डॉलर्स की चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी, और उस पे काम शुरू हो गया। सीपेक पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम शुरू हो गया, और मेनी इयर्स के बाद हमारी इकोनॉमी का टर्न अराउंड नजर आ रहा था इन दो फैक्टर्स की वजह से, के लो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और सीपेक की वजह से हमारा के 56 बिलियन डॉलर्स टिल 2030 हमारे मुल्क में फ्लो करने थे। मेरा ख्याल है 2030 तक फ्लो करने थे। तो एक टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड था। लेकिन कुछ पॉलिसीज इनकी बुरी रही, जिसकी वजह जो सबसे पहला जो इम्पैक्ट हुआ वो ये था कि जो 2013 में 25 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स थी, वो 2017 में 22 बिलियन डॉलर्स की रह गई, और उसकी एक वजह ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट था। अननेचुरली डॉलर को स्टेबल रखा हुआ था, रुपी को स्टेबल रखा हुआ था एज कंपेयर टू डॉलर, अननेचुरली। देखो, डॉलर को ना एक करेंसी ना सोचो, या किसी भी करेंसी को करेंसी ना सोचो, उसको एक कमोडिटी सोच लो, फुटबॉल्स सोच लो। पाकिस्तान फुटबॉल बनाता है, सियालकोट में फुटबॉल्स बनते हैं। जितने वर्ल्ड कप्स हैं हिस्टोरिकली हमारे बनाए हुए, सियालकोट के बने हुए फुटबॉल्स वहां पर यूज होते हैं। किसी भी कमोडिटी की जब डिमांड होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, और किसी भी कमोडिटी की जब सप्लाई
ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस कम होती है। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर एनी करेंसी। डॉलर की डिमांड अगर ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर डॉलर हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हम डॉलर कब डिमांड करते हैं? जब हमने इंपोर्ट बिल पे करना हो। हम डॉलर तब डिमांड करते हैं जब हमने अपने जो जहाज खरीदे हैं, फाइटर जेट्स खरीदे हैं, उनकी पेमेंट्स करनी है, वो डॉलर में पेमेंट्स होंगी। ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊंचा जा रहा है आजकल भी, तो उसकी पेमेंट्स जब हमने करनी है तो हमने डॉलर में पेमेंट्स करनी है, तो हम डॉलर डिमांड करते हैं। इसलिए रुपी इज डिटीरियरेटिंग अगेंस्ट द डॉलर। डॉलर शुड बी सीन नॉट एज अ करेंसी बट एज अ कमोडिटी। तब समझ लोगे कि हम अगर हम एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें तो एक्सपोर्ट्स क्या करती हैं? एक्सपोर्ट्स डॉलर को घर के अंदर लेकर आएंगी, और डॉलर घर के अंदर आने की वजह से डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। जब डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो उसकी प्राइस कम हो जाती है, यानी रुपी स्टेबलाइज होना शुरू होगा, रुपी स्ट्रेंथन होना शुरू होगा एज कंपेयर टू द डॉलर। वो स्ट्रेंथन होना शुरू होगा अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। तो इनकी एक ट्रेड पॉलिसी जो पीएमएलएन की थी, वो इट वाज नॉट गुड, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गई। दे केम डाउन फ्रॉम $25 billion to $22 billion। और साथ ही इन्होंने जो ओवर वैल्यूड रुपी रखा हुआ था, दैट टू वाज नॉट अ गुड आइडिया। और पीटीआई की गवर्नमेंट को इस ओवर वैल्यूएशन की वजह से बहुत सफर करना पड़ा। उन्होंने, ये उनकी मजबूरी थी। ये इस हद तक मैं शुरू में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, तो जो बच्चे क्लास में होंगे उन्हें याद होगा कि मैंने उस वक्त भी ये कहा था, जो आजकल मिफ्ता इस्माइल ये बात कर रहे हैं कि पीएमएलएन के लिए एक ट्रैप बिछाया था इमरान खान ने, जो इमरान खान ने कहा था कि जून तक ऑयल प्राइसेस को फ्रीज कर दिया था। वो इमरान खान ने एक ट्रैप बिछाया था कि अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं रहती तो आने वाली गवर्नमेंट इस ट्रैप में फंसे। इससे ज्यादा खौफनाक ट्रैप का शिकार पीटीआई की गवर्नमेंट हुई थी जब वो ऑफिस में आई थी। और उस वक्त इस ओवर वैल्यूड रुपी की वजह से इट वाज इम्पेरेटिव कि ट्रेड को बूस्ट देने के लिए रुपी को डी वैल्यू करना जरूरी था। रुपी को एज अगेंस्ट द डॉलर डी वैल्यू करना मजबूरी थी, और वो और उसी डीवैल्यूएशन से इमरान खान की हुकूमत बाहर नहीं निकल सकी। दे वर पुअर मैनेजर्स, इसमें कोई शक नहीं, दे वर पुअर इकोनॉमिक मैनेजर्स, बट देयर lot of their worries and woes were because of the bungling, the blundering of the Noon League government उनसे पहले जो कर रही थी, उसकी वजह से पीटीआई गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल इकोनॉमिक कंडीशंस का सामना करना पड़ा। Sir, may I ask the question? You have to raise your hand first. चलो अब तो बोल लिया, you raised your tongue first, तो ask the question. सर मैंने हैंड रेज किया था लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। ना पुत्र नहीं, ऐसे ना करो, ये 10 लोग मेरे सामने बैठे हो, कोई हैंड रेज नजर नहीं आया मुझे।
इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज करना होता है, अपना फिजिकल हैंड रेज नहीं करना होता। अच्छा चलो हाँ, गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉलर की जो कीमत मुतय्यन की जाती है, ये सर किस बेस पे, क्योंकि मैंने सुना है कि कोई पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट्स अप होते हैं या डाउन होते हैं, जिसके बेस पे तयन किया जाता है कि $1 इतने रुपीस के बराबर होगा। तो सर इसका क्या प्रोसेस होता है? मुझे नहीं पता, एन इकोनॉमिस्ट कैन एक्सप्लेन दिस टू यू, या गूगल करो इसको। मैं सिर्फ ये आपको बता सकता हूँ कि कौन से, कि ये किस तरह, जो मैंने बात की है, मेरा नॉलेज सिर्फ उसी हद तक है। एंड ऑफ कोर्स आई टू डू नॉट बोस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इकोनॉमिस्ट भी बता सकता है कि कितने डेसिमल पॉइंट्स किस एक्टिविटी के बाद ऊपर जाएगा डॉलर या नीचे आएगा। आई डू नॉट नो ऑफ दैट। लेकिन डॉलर भी या कोई भी करेंसी किसी भी कमोडिटी के तौर पे ट्रेड होती है, इसको हम जहन में रखेंगे। बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू हैव टू गो टू एन इकोनॉमिस्ट। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है और ना ही सीखने का शौक है। अच्छा सरमद। Yes, sir. Sir, I was asking that in the 90s, the debt the debt was raised to the 102% of our GNP. So GDP. GDPs, sorry, sir. So what is the condition now in 2022? कम हो चुका है, उतना नहीं है, कम हो चुका हुआ है मेरा। लेकिन मुझे डोमेस्टिक, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एक फिगर दरमियान में आई थी जब कम हुआ था, वो मैंने शेयर नहीं की बिकॉज आई वाज़न्ट श्योर ऑफ दैट। चलो इसको करो, गूगल करो, बताओ, मुझे बताना। आई डू नॉट नो। Okay, sir. I was reading in the Dawn, sir, I guess last month, and I do not have the adequate knowledge of economy, but it came into my mind, and I read it that it was more than 100%. I'm अच्छा not हो sure. सकता है, क्योंकि हाँ नहीं, अब देखो ना, क्योंकि मैं एक्चुअली जो उसका कंपोनेंट जो डोमेस्टिक बोरोइंग है वो जरूर कम हुआ था। उसका जिस रेट पे हम डोमेस्टिकली बोरो कर रहे थे वो जरूर कम हुआ था। लेकिन जब रुपी इतना डीवैल्यू हो रहा हो तो जो क्योंकि जीडीपी तो हमारा रुपीज में है ना, तो अगर और कुछ ना भी करो, मजीद बोरोइंग ना भी करो, सिर्फ रुपी को डीवैल्यू करो, तो जो फॉरेन डेट है वो तो है ही डॉलर में। तो रुपी वर्सेस डॉलर की इक्वेशन जब खराब होती है तो ऑटोमेटिकली जो बोरोइंग है वो मोर देन वो यानी डेट टू जीडीपी रेशो है वो लाजमन खराब होती जाएगी। ये हो सकता है कि ये मोर देन 100% हो, ये हो सकता है। अच्छा जी, तो अब हम चलो, ये जो पीटीआई गवर्नमेंट के 4 इयर्स हैं, इसका डेटा आप लोगों ने इकट्ठा करना है। इस पे जीडीपी किस तरह ग्रो करता रहा, इसमें मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूंगा। एग्रीकल्चरल ग्रोथ में मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूंगा क्योंकि पाकिस्तान के एक साल हमारी तारीख में ऐसा रहा है जब हमारी एग्रीकल्चर decelerated, it did not grow, it was negative growth। खान साहब की ये जो गलती है इसको हम कभी माफ नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ का एक साल उन्होंने हमें दिया। दैट वाज वेरी कंडेमनेबल। ये प्रो एग्रीकल्चर पॉलिसीज इनकी नहीं थी। आप लोगों ने मुझे बताना है इन 4 इयर्स में किस तरह जीडीपी ग्रो करता रहा, एग्रीकल्चर किस तरह ग्रो या रिटार्ड होती रही, इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, ये सारी चीजें तो बतानी है। उसके साथ आपने मुझे इन्फ्लेशन के बारे में बताना है कि किस तरह इट हैज पैन्ड आउट।
इन्फ्लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा खान साहब की लैक या लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज इन्फ्लेशन। और रेमिटेंसेस की ये कहानी सुनो और फिर हम ये खत्म कर देंगे। रेमिटेंसेस की दास्तान कोई किसी को, हमने हमजा या असद कोई रेमिटेंसेस की कहानी किसी क्लास में सुनी थी आपने? जी असद? यस सर, सुनी थी तो सुनाओ। सर ऐसे था कि 2019 में कोविड की वजह से क्योंकि ट्रैवल बंद हो गया था, तो एक तो हमारे पास दो सूरत हाल है। एक तो जो इलीगल वेज के थ्रू पाकिस्तान में डॉलर आया करता था, रेमिटेंसेस आया करते थे, उसको प्रॉपर चैनलाइज तरीके से आना पड़ा। और दूसरा ये कि हमारे पास जो लीगल तरीका भी था उसमें भी हमें ये अलाउड है कि हम 10,000 तक जो डॉलर है वो कैश में ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसका मकसद असल में ये है कि जब हम पॉकेट में डाल के ट्रैवल करेंगे तो उसके ऊपर हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती और वो उसमें रिकॉर्ड में नहीं आता। तो एक तो ये था कि हमारे पास प्रॉपर चैनलाइज तरीके से रेमिटेंसेस ठीक हो गया, पूरे मार्क्स आपको बिल्कुल ठीक है, यू रिमेम्बर इट करेक्टली। रेमिटेंसेस की कहानी ये है कि हमारे यहाँ रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से नहीं भिजवाई जाती थी। हिस्टोरिकली हवाला, हुंडी, ये टर्म्स लिखो, HAWALA, हवाला, जो उर्दू का ही है, लेकिन हमारे यहाँ इसके बारे में आप आर्टिकल्स पढ़ो। हवाला और हुंडी, HUNDI, हुंडी, हवाला और हुंडी। हवाला क्या है? हवाला वही है, वहां पर एक वहां पे कोई बंदा काम करता है और उसने अपने साथ काम करने वाले को कहा कि तू अपने भाई को कह, जो पाकिस्तान में ही है, कि वो मेरी माँ को इतने लाख रुपए पहुंचा दे और तू मेरे से उसके बदले में इतने दिनार, इतने दिरहम, इतने रियाल ले ले। ये तो हवाला हो गया। हुंडी इज के मैं फलाने के हाथ पैसे भिजवा देता हूं, फलाना जो है वो इलीगली किसी ना किसी तरह से पैसे छुपा के ले जाएगा, और वो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसको आप लोगों ने प्रिपेयर भी करना होगा। लॉन्डर कैसे किया जाता है, लॉन्ड्रिंग जिस तरह लॉन्ड्री होती है, धोना, पैसे को धोया कैसे जाता है, गलत तरीके से हासिल किया हुआ था और उसको टैक्सेस से छुपा के चुरा के वो इकोनॉमी में किस तरह फेंका जाए। मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ी साइंस है और टेक्निक है। तो हुंडी के जरिए, इलीगल चैनल्स के जरिए, और जो अभी आपको असद बता रहे थे कि वैसे ही $10,000 तक कोई ट्रैवल कर रहा हो तो अलाउड होता है कि $10,000 तक वो जेब में रख के ले जा सकता है। तो एनीबॉडी कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, वो उसको उसके हमसाये कहें कि जी ये $2,000 मेरी माँ को दे देना, मेरी बीवी को पहुंचा देना। तो इन चैनल्स के जरिए पैसा एक्सपैट्रिएट्स, रेमिटेंसेस भेजा करते थे। आपके लीगल बैंकिंग चैनल्स पे वो ट्रस्ट नहीं करते थे। बट व्हाट हैपेंड पोस्ट कोविड की वजह से एक काम ये हुआ कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो गई एंड पीपल कुड नॉट ट्रैवल एंड कुड नॉट सेंड मनी थ्रू दीज चैनल्स। तो they were forced to use। असद अब कोई रहने ना देंगे आप सब? चलो जल्दी से बताओ ताकि मैंने खत्म करना है टॉपिक, बोल लो जल्दी से। छोटा सा क्वेश्चन रेमिटेंसेस से रिलेटेड ही है कि सर जिस मर्जी मींस के थ्रू आए, एट दी एंड जब हमने उसको एक्सचेंज करवाना होता है फॉरेन एक्सचेंजर के पास जाके, तो वो हमारे सिस्टम में हिस्सा तो बन जाता है, फिर भी हमारे पास ये डेफिसिट क्यों कंसीडर किया जाता है? चलो ये हम थोड़ी देर में इस पे गप लगाते हैं। पहला ये है, हम बात ये कर रहे थे कि
ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पैसा उस तरह जो जेबों में भर के लाया जाता था वो आना बंद हो गया, एंड पीपल वर फोर्स्ड टू यूज द बैंकिंग चैनल, द लीगल चैनल। और उसमें व्हाट पीटीआई गवर्नमेंट डिड वेल कि उन्होंने RDA, रोशन डिजिटल अकाउंट, वो खोला। रोशन डिजिटल अकाउंट एक प्रॉपर बैंकिंग चैनल का ही एक तरीका था, वो उन्होंने खोला और उसके जरिए उन्होंने फैसिलिटेट किया कि जो अपने रेमिटेंसेस भिजवाना चाहते हैं वो एक लीगल चैनल के जरिए अपने रेमिटेंसेस भिजवाएं, तो उनको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो विदाउट टैक्स, टैक्स फ्री। वरना बैंकिंग चैनल्स के जरिए जब आता है तो उस पर ड्यूटीज, टैक्सेस लगते हैं और वो पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव नहीं होती। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन जिसके बायस हमारे रिमिटेंसेस बढ़ने शुरू हुए। रिमिटेंसेस लीगल चैनल में रिकॉर्ड होना शुरू हो गए जब वो, दैट वाज द फर्स्ट रीजन। और उसमें हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं था कि वो लीगल चैनल्स यूज करते। जैसे ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई उसके फौरन बाद हमारे रिमिटेंसेस दोबारा कम होना शुरू हो गए। वो अभी भी काफी हैं, लेकिन क्योंकि पीपल गॉट यूज्ड टू यूजिंग दैट रोशन डिजिटल अकाउंट, तो वो उसके बाद भी यूज करते रहे। लेकिन देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन रिमिटेंसेस। जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई तो फौरन देयर वाज अ रिडक्शन इन रिमिटेंसेस। दूसरी वजह रिमिटेंसेस बढ़ने की ये थी, अच्छा ये पहली वजह समझो, और वो जो पीपल्स पार्टी के वक्त में समझो कि उस वक्त भी एक रिसेशन आया हुआ था, 2007-8 में भी रिसेशन आया हुआ था, और कोविड के साथ भी एक रिसेशन आया है। तो 2010-11 में, 11-12 में जो रेमिटेंसेस पीपल्स पार्टी के वक्त में बढ़ रही थी, उसकी वजह, अब दूसरी वजह जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। दूसरी वजह इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में रेमिटेंसेस बढ़ने की ये थी कि रिसेशन की वजह से मैसिव ले ऑफ्स हो रहे थे, वहां जॉबलेसनेस बढ़ रही थी। हमारे मिडल ईस्ट में और अरब वर्ल्ड में people were being thrown out of jobs, they were being made unemployed, and they kept on waiting there. वो इंतजार करते रहे, फिर उन्हें लगा कि this is not going to recover and they might not be regaining their employment. तो उन्होंने अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने शुरू किए, चीजें बेचकर उन्होंने घर में रेमिटेंसेस भेजना शुरू की। कि दो स्पाइक्स जो हमें नजर आती हैं खान साहब के दौर में, वो रिसेशन की वजह से थी कि पीपल वर डिस्पोजिंग ऑफ देयर एसेट्स एंड दे वर थिंकिंग ऑफ मूविंग बैक टू पाकिस्तान और सेटलिंग बैक इन पाकिस्तान फॉर गुड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग इन 2010-11, जब मैंने आपको बताया कि रेमिटेंसेस $11 बिलियन को, $11.5 बिलियन को क्रॉस किए थे। एग्जैक्टली यही वजह थी उस वक्त भी। तो ये इसको ना ये उस वक्त पीपल्स पार्टी का कारनामा था और ना ये इस वक्त पीटीआई का कारनामा था। ये फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस थी कि जिसकी वजह से रेमिटेंसेस में इंक्रीज हो रही थी। हमारे जो एक्सपैट्रिएट्स हैं वो लामहला वो हुंडी और हवाला के चैनल्स को प्रेफर करेंगे वो आपके रेगुलर बैंकिंग चैनल से। और ये वाला जो बैंकिंग चैनल है रोशन डिजिटल अकाउंट, ये अभी शुरू में इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप रेमिटेंसेस तो भेजें, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़े, लेकिन जब कुछ फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन स्टेबलाइज हो जाएगी तो इस पर
जो टैक्स और ड्यूटीज हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज इट, मैं अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। असद, तुम्हारा सवाल जो है वो, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, सवाल तुम्हारा रेलेवेंट है, हम अगली दफा करेंगे। जैसे ही हम आते हैं तो मुझे याद करा देना कि हमने इससे गप लगानी शुरू करनी है। मरियम, तुम मेरे थकने का इंतजार कर रही होती हो, पूछो। मरियम, we cannot hear you. You have to unmute. सर अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। सर मैं आपको याद करवा रही थी कि आपने लास्ट क्लास में कहा था कि आप मैम फोजिया को 10 टॉपिक्स बता देंगे एसे के, तो वो अब तक आई नहीं है हम तक। तुमने इस दफा अपीयर होना है? ये सर इरादा तो है। बस कल टॉपिक आ जाएंगे, कल टॉपिक आएंगे लाजमन। वो उसमें कुछ एसेस के होंगे और कुछ करंट अफेयर्स के। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू वेरी बेस्ट ऑफ मच। लक, बेस्ट ऑफ लक। चलो जी, सी यू नेक्स्ट वीक।